कक्षा 10 के सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारतवर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ और भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना एक संविधान लागू किया और इस संविधान के अंतर्गत सभी वर्गों को सत्ता में शामिल करने की बात कही गई और इसलिए आज भारतवर्ष एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारतवर्ष में अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग राजनीतिक दलों के माध्यम से सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं, सत्ता को प्राप्त करते हैं, देश के प्रशासन में अपना योगदान देते हैं। लेकिन हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी अध्याय के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप के एक राष्ट्र बेल्जियम के बारे में अध्ययन किया था कि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, यानी भारतवर्ष के हरियाणा राज्य से भी कम उसकी आबादी है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। लेकिन बेल्जियम के अंदर विभिन्न जाति समूहों का जो हिस्सा है उसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोग यानी 59% जो है बेल्जियम के अंदर डच भाषा बोलने वाले लोग हैं जो फ्लेमिश क्षेत्र में निवास करते हैं बेल्जियम के। इसी तरह से बेल्जियम के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी संख्या कम है यानी 40% लोग जो कि फ्रेंच भाषी हैं, तो 59% लोग जो है बेल्जियम के अंदर डच भाषा बोलते हैं जो बहुसंख्यक हैं और 40% लोग जो बेल्जियम के अंदर जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं जो अल्पसंख्यक हैं और 1% लोग बेल्जियम के अंदर क्या हैं, वो जर्मन भाषा बोलते हैं। यह बेल्जियम का जो है जातीय समीकरण है। अब इस प्रकार से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंतर्गत जो जाति समीकरण है उसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से है, इस पर नजर डालिए। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर जितने लोग रहते हैं ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, तो ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ये तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की स्थिति है, लेकिन यदि संपूर्ण बेल्जियम का हम अवलोकन करें तो उसमें बहुसंख्यक डच हैं 59% और अल्पसंख्यक क्या हैं, फ्रेंच भाषी लोग हैं 40% और 1% जर्मन बोलते हैं। लेकिन ब्रुसेल्स में स्थिति इसके विपरीत है। इस जाति समीकरण के होने के बावजूद भी वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं यानी जो लोग फ्रेंच भाषी लोग हैं वह आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, ताकतवर हैं। अब इस प्रकार से बेल्जियम के अंदर जो है सभी समुदायों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, यानी वहाँ के डच जो बहुसंख्यक हैं, वहाँ के फ्रेंच भाषी लोग जो अल्पसंख्यक हैं, जर्मन लोग हैं, इन सभी समुदायों के बीच में एक समायोजन बना रहे बेल्जियम के अंदर। इस समायोजन को स्थापित करने के लिए बेल्जियम में सरकार का गठन हुआ और उसमें डच भाषी बहुसंख्यक लोग के अलावा जो है फ्रेंच भाषी लोग जो अधिक समृद्ध और ताकतवर थे उन्होंने सत्ता को प्राप्त किया। लेकिन फ्रेंच भाषी लोग जो अल्पसंख्यक होते हुए समृद्ध और ताकतवर थे उन्होंने सत्ता को प्राप्त तो किया, लेकिन उन्होंने बहुसंख्यक जनता के हितों का ध्यान रखा, यानी डच भाषी लोगों के हितों का ध्यान रखा और इस तरह से 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम के अंदर कई संवैधानिक संशोधन किए गए और इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या जो है वहां सरकार में समान रहेगी और बेल्जियम के अंदर एक अलग अलग क्षेत्रों में जहां जर्मन लोग अधिक हैं, जहां डच लोग अधिक हैं और जहां फ्रेंच लोग अधिक हैं, उन क्षेत्रों में जर्मन, फ्रेंच
और डच लोगों की एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। और यह सामुदायिक सरकार वहां शिक्षा और संस्कृति के विकास में अपना योगदान देती थी और केंद्रीय सरकार इसकी बात को मानने के लिए बाध्य भी थी। तो यह स्थिति यूरोप महाद्वीप के एक छोटे से राष्ट्र बेल्जियम की थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमने देखा श्रीलंका, जो भारतवर्ष का एक पड़ोसी देश है। भारतवर्ष के दक्षिणी भाग में तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर श्रीलंका स्थित है। और श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। जिस प्रकार से भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, उसी तरह से श्रीलंका भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। और 1947 में भारत को आज़ादी मिली औपनिवेशिक शासन से, और 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली औपनिवेशिक शासन से। लेकिन श्रीलंका की जो जातीय स्थितियां हैं, जो जातीय बुनावट है, वह इस प्रकार से है। श्रीलंका की लगभग कुल आबादी 2 करोड़ है, यानी हमारे देश के हरियाणा राज्य के बराबर उसकी आबादी है। तो श्रीलंका के अंदर 74% लोग सिंघली समुदाय के हैं, जो सिंघली समुदाय के हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 18% लोग जो है तमिल हैं, और 7% लोग जो है श्रीलंका के अंदर ईसाई हैं। तो इस तरह से श्रीलंका के अंदर 74% लोग जो सिंघली हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो बहुसंख्यक हुए। और 18% लोग जो तमिल बोलते हैं वह अल्पसंख्यक हुए, और 7% लोग ईसाई जो हैं वो भी अल्पसंख्यक हुए। इस 18% तमिलों में से 13% तमिल भारतवर्ष से श्रीलंका में गए हैं, क्योंकि 1947 के पहले और 1948 के पहले जो है ब्रिटिश शासन का उपनिवेश श्रीलंका भी था और भारत भी था। इस नाते अपने रोजी रोटी के तलाश में इस औपनिवेशिक शासन के दौर में बहुत सारे तमिल श्रीलंका गए और वहां बस गए। तो इस तरह से जो 18% तमिल श्रीलंका के अंदर निवास करते हैं, उसमें से 13% जो है तमिल भारतवर्ष से गए हैं। तो इस प्रकार से 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद से वहां बहुसंख्यक समुदाय बौद्ध धर्म के मानने वाले 74% लोग कौन थे? सिंघली समुदाय के लोग थे। तो इन सिंघली समुदाय ने वहां की सत्ता पर अपना शासन स्थापित किया, सत्ता को प्राप्त किया सिंघली समुदाय के लोगों ने। अब जब सिंघली समुदाय के लोगों ने सत्ता को प्राप्त किया, तो वहां के अल्पसंख्यक तमिल और ईसाई के आर्थिक हितों और राजनीतिक हितों की उपेक्षा करनी शुरू की। और 1956 में इस सिंघली सरकार ने श्रीलंका के अंदर स्वतंत्रता के बाद से जो सिंघली सरकार का गठन हुआ, तो 1956 में सिंघली सरकार ने क्या किया? सिंघली को राजभाषा घोषित कर दिया। नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में सिंघलियों को ही अधिक से अधिक आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई। और इस प्रकार से सिंघली सरकार ने यह व्यवस्था बनाया कि श्रीलंका के अंदर सिर्फ बौद्ध धर्म को ही संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इन सब तमाम बातों को देखते हुए श्रीलंका के अंदर जो है तमिल जो समुदाय था, जो ईसाई समुदाय था, उसके अंदर जो है सिंघलियों के प्रति नाराजगी व्यक्त होने लगी और इन्होंने अपने एक अलग से राजनीतिक दलों का गठन करना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1980 से लेकर यह इतना मनमुटाव आगे बढ़ गया कि 1980 से लेकर 2009 के बीच में श्रीलंका में तमिलों, ईसाइयों और सिंघलियों के बीच में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए, मारकाट हुए। श्रीलंका के अंदर जो क्या हो गए? गृह युद्ध स्थापित हो गए। तो इसमें हजारों लाखों लोग मारे गए। तो इस तरह से श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की विभीषिका को श्रीलंका में झेला गया। इसका परिणाम क्या था? इसका स्वरूप क्या था कि सिर्फ जो है बहुसंख्यक समुदाय जो सिंघलियों ने क्या किया, वहां की सत्ता को प्राप्त किया श्रीलंका के अंदर, और वहां के अल्पसंख्यक समुदाय तमिल और ईसाइयों के हितों की उन्होंने क्या कर दी? अनदेखी कर दी, अवहेलना कर दी। लेकिन जो है बेल्जियम इसका एक मॉडल है। बेल्जियम के अंदर जो है बहुसंख्यक समुदाय कौन था? डच। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय कौन था? फ्रेंच। सत्ता को किसने प्राप्त किया? फ्रेंच लोगों ने प्राप्त किया, क्योंकि आर्थिक रूप से वे समृद्ध थे। तो इस प्रकार से लेकिन फ्रेंच लोगों ने क्या किया? बेल्जियम के अंदर बहुसंख्यक समुदाय के डच भाषी लोगों को भी समान अधिकार और राजनीतिक भागीदारी प्रदान किया। और इसी के तहत आगे चलकर बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, उसको यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया। और इस प्रकार से वहां सामुदायिक सरकार का अलग अलग क्षेत्रों में गठन किया गया। तो बेल्जियम ने एक मॉडल प्रस्तुत किया विश्व के सामने, लेकिन श्रीलंका उसी मॉडल में इस सत्ता की साझेदारी में जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक अन्य भाषाओं के समुदाय को लेकर श्रीलंका नहीं चल पाया, और इस नाते उसे गृह युद्ध की विभीषिका को झेलना पड़ा। अब देखिए वर्तमान में जो है आधुनिक जो लोकतंत्र है, तो आधुनिक लोकतंत्र में
सत्ता का बंटवारा किया जा गया है ताकि लोकतंत्र सुचारू रूप से चलता रहे। जैसे भारतवर्ष में देखिए, भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारतवर्ष में अलग अलग जाति, समुदाय, धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं। भारतवर्ष में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग धर्म और समुदाय और भाषा के लोग निवास करते हैं। लेकिन भारतवर्ष के सत्ता में सबकी साझेदारी है। इस नाते यहाँ कोई इस प्रकार का गृह युद्ध नहीं होता है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और संविधान के अनुसार यहाँ के शासन सत्ता को संचालित किया जाता है। और हर व्यक्ति को, हर भारत के हर नागरिक को, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, सबको जो है सत्ता प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान किया गया है। और इसीलिए भारतवर्ष में जो है संपूर्ण शासन व्यवस्था को केंद्र सरकार के द्वारा 3 अंगों के द्वारा चलाया जाता है। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो विधायिका यानी संसद, संसद के 2 अंग होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो संसद का काम क्या है? कानून बनाना। तो लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है? कानून बनाती है। और कार्यपालिका दूसरा अंग है शासन का। तो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका इस कानून का क्या करता है? रक्षा करता है, कोई कानून तोड़ता है। तो इस तरह से जो है सत्ता का क्या कर दिया गया है? बंटवारा कर दिया गया है। संसद यानी विधायिका की कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं, कार्यपालिका की कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं और न्यायपालिका की कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। और इसी तरह से हमारे देश में सत्ता का बंटवारा भी किया गया है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारें। केंद्र सरकार पूरे संपूर्ण देश के शासन को चलाती है, उसके लिए अलग विषय वस्तु रखे गए हैं, केंद्रीय सूची के विषय हैं। राज्य सरकार राज्य की देखभाल करती है, राज्य सूची के विषय पर काम करती है। और इसी तरह से स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं, जैसे आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत है, नगर निगम है, महानगर पालिका है। तो इस तरह से सत्ता में सबकी साझेदारी है और यही लोकतंत्र की मजबूती का कारण है, जो श्रीलंका ने समझ नहीं पाया और सत्ता में उसने अल्पसंख्यक लोगों को, तमिलों को भागीदार नहीं बनाया और उनको अधिकार प्रदान नहीं किए। इस नाते श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में अनेक प्रकार के राजनीतिक दलों की रूपरेखा आप देखते होंगे। यहाँ पर जो है बहुदलीय प्रणाली को विकसित किया गया, कई प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं और इन राजनीतिक दलों के माध्यम से अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग क्या करते हैं? सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और सत्ता को प्राप्त करते हैं। इसलिए भारतवर्ष में अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को, अलग अलग जो है सोच वाले, अलग अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को अलग अलग समयों में, चुनाव के समय उनको जनता क्या करती है? सत्ता को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती है। थैंक यू। एक आवश्यक सूचना है, कक्षा 10 के सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी को जो कुछ इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है, उसके अभ्यास प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के अभ्यास प्रश्न को आप अभ्यास पुस्तिका में पूरी तरह से पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए और समय आने पर आपसे वह उत्तर पुस्तिका, अभ्यास प्रश्न की उत्तर पुस्तिका मांगी जाएगी और आपको प्रस्तुत करना ही होगा। इसलिए आप उसको तैयार रखें। और कक्षा 10A के सभी छात्र अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना मोबाइल नंबर हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य सेंड कर दें। थैंक यू।